बांग्लादेश अभी शांत नहीं हुआ है। कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जिससे माना जा रहा है कि वहां एक बार फिर बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है। लेकिन इस बार का आंदोलन पिछले आंदोलन से थोड़ा अलग होगा। इस बार जिहादियों की जगह पढ़े लिखे हिंदू छात्र होंगे आंदोलनकर्ता, जो लोकतंत्र के साथ साथ बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर जोर देंगे। क्या है इस आंदोलन के पीछे की सच्चाई और कौन है ये लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं? आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान से लेकर प्रशांत किशोर और मांझी से लेकर ओवैसी की पार्टी तक क्या बिहार में एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती बनने जा रहे हैं? आखिर ये छोटे दल किस तरह से बिहार की राजनीति को प्रभावित करते हैं? बात इस पर होगी। इसके अलावा यूपी की सियासत में सम्राट बनने की कोशिश में अखिलेश की ये नई सियासी चाल कौन सी है, जिसे समझना आज जरूरी है। क्या है सपा की मास्टर चाल और विधायकों को निष्कासित करने के पीछे का क्या है सच? नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बांग्लादेश से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जो कुछ भी वहां हो रहा है वो बेहद डराने वाला है, भयावह है। आज के हालातों में बांग्लादेश देखा जाए तो इंसानियत का दुश्मन बन चुका है। कोई महफूज नहीं है वहाँ, हिंदू तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि वहाँ अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान और चीन के इशारे पर चलने वाला छोटा सा देश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले यानी 26 जून को ढाका के खिलखेत में दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसे लेकर एक बार फिर हिंसा भड़की। लोगों ने विरोध जताया, सड़कों पर उतरे लोग, जिसे लेकर बांग्लादेश के हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने बांग्लादेश बंद करने का आह्वान किया है। बांग्लादेश हिंदू महासंघ ने भी इसकी जानकारी दी है। रथ यात्रा के दिन बांग्लादेश के कई शहरों में घटना के विरोध में प्रदर्शन किए गए। देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने यूनुस सरकार के मंदिर गिराए जाने के फैसले के विरोध में कई जिलों में और विश्वविद्यालयों में छात्रों ने प्रदर्शन किया। ढाका में आयोजित एक विरोध रैली में हिंदू अलायंस के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद चंद्र प्रमाणिक ने बताया है कि जहां मंदिर गिराया गया वहां मस्जिदें भी हैं, मदरसे भी हैं, वहां कई अवैध ढांचे बनाए गए हैं। ऐसे में मंदिर और उसकी मूर्तियों को ही अवैध कहकर गिराना ये साबित करता है कि इस सरकार के हर कोने में कट्टरपंथी जा बैठे हैं। वीडियो में साफ देखा जा रहा है, आप भी देखिए, कि बांग्लादेश में 26 जून को रेलवे अधिकारियों ने ढाका के खिलखेत में कैसे दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चलाया। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि मंदिर रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि अधिकारियों ने लोगों को जानकारी दिए बिना मंदिर तोड़ दिया, जबकि पूजा की तैयारी चल रही थी। मंदिर समिति के सदस्यों का आरोप है कि सोमवार को रात करीबन 9 बजे जब श्रद्धालु मंदिर में थे, पूजा अर्चना चल रही थी, उस समय 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया और इसके 3 दिन बाद रेलवे अधिकारियों ने आकर मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। मंदिर समिति का ये आरोप है कि रेलवे अधिकारियों ने सिर्फ मंदिर को ही ध्वस्त किया, सिर्फ मंदिर की मूर्तियों को ही ध्वस्त किया, जबकि वहां आसपास कई ऐसी चीजें थी जो अवैध थी। मीडिया से बात करते हुए समिति के सचिव अर्जुन रॉय ने बताया कि उन्होंने पिछले साल दुर्गा पूजा मनाने और अस्थायी रूप से पूजा करने के लिए रेलवे अधिकारियों से इसके लिए परमिशन ली थी। अब आप सोचिए, तख्ता पलट को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में हिंदुओं पर हो रहे हमले और हिंसा रुकने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ गए। हालांकि इस मामले के बाद एक और अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि वहाँ इस पूरी घटना को लेकर बांग्लादेश के हिंदू छात्र एक हो गए, हिंदू संगठन सामने आ गया है, जिसे देखकर ये माना जा रहा है कि अब हिंदू छात्र और सभी अल्पसंख्यक मिलकर एक नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि बांग्लादेश में किस तरह से हिंदू, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, वो खुद को और अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को बचा पाते हैं। और इधर बात करें तो बिहार और बिहार की राजनीति दोनों ही अलग मिजाज रखते हैं। अगर यहाँ चुनाव है तो बिहार को पिछड़ा बताकर चुनाव में विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और जो सबसे खास बात ये है, छोटे दलों का यहाँ खासा दबदबा। ऐसे में अब इस बार के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच जो मुकाबला होना है, उसमें छोटे दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी
चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, मांझी की हम इसी कतार में है। यानी जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बड़े राजनीतिक दलों के अलावा छोटे छोटे दलों के प्रदर्शन पर भी अब चर्चा होने लगी है, उनके महत्व पर चर्चा होने लगी है। ऐसे में 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो उस विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर 11 ऐसी सीटें थीं जिन पर 1000 वोटों से भी कम वोट थे और 26 सीटों पर 1 से 2.5% के अंतर से हार जीत का फैसला हो गया था। यहां तक कि पिछले विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और ओवैसी की AIMIM और यहां तक कि पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा और इससे चुनाव के मुकाबले पर तो असर नहीं पड़ा, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं उनके वोट जरूर घटे। इन छोटी पार्टियों की रेस में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी तेजी से उभर रही है और माना जा रहा है कि चिराग पासवान, उनकी मांगे, उनकी शर्तें NDA के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका प्रदर्शन भी अच्छा रहा। दलित समुदाय से आने वाले चिराग पासवान वैशाली, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय की लोकसभा सीटों में अपनी दावेदारी बनाई और जीत हासिल की। पासवान जाति के लोगों के बीच चिराग पासवान एक जाना माना चेहरा है और लोकप्रिय भी है। बिहार के दलित समुदाय में पासवान जाति की आबादी 5% से ज्यादा है। वहीं चिराग पासवान का नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो दलित समुदाय से आते हैं, NDA के लिए चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो मांझी का दलित समुदाय जो है वो मुसहर जाति का है और मुसहर जाति के बीच में इनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। दलित समुदाय में इस जाति की आबादी 3% है। यानी दलित वोटों पर हम और LJP ने अच्छा खासा कब्जा जमा रखा है, अपने लोगों को अपने समेट कर रखा हुआ है। ऐसे में रही बात मुस्लिम वोटों की, तो उन वोटों से BJP को इतना ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि BJP को उम्मीद ही नहीं है मुस्लिम वोटों से, लेकिन वो वोट कहीं ना कहीं पप्पू यादव और ओवैसी के बीच ज़रूर बट जाएंगी और इनका खेल बिगाड़ सकते हैं। यानी कहने के लिए दल छोटे ज़रूर हैं, लेकिन दोनों गठबंधनों की दशा और दिशा ज़रूर तय करने में सक्षम हैं। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। तो समाजवादी पार्टी के तीनों निष्कासित विधायकों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वही 3 विधायक जिनको 24 जून को समाजवादी पार्टी के मुखिया ने निष्कासित कर दिया था। ऐसे में अब अखिलेश यादव का एक बयान भी सामने आया है जो भाजपा पर किसी निशाने से कम नहीं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने अपने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया, उनके मंत्री बनने में सामने आ रहे टेक्निकल इशू को हमने दूर कर दिया। यानी सीधा सीधा इशारा उन्होंने BJP महकमे को कर दिया है। जब वो मंत्री बन जाएंगे तो हम बाकी बचे विधायकों को निकाल कर उनकी भी बाधा दूर कर देंगे। ये इशारा अखिलेश यादव ने दिया है कि उन्होंने अपने बागी विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया, अब उनके मंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में इन दिनों तीनों विधायकों के भविष्य को लेकर चर्चा हो रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भाजपा इनको सरकार में जगह देगी या फिर इस्तीफा दिलवाकर इनसे दोबारा इन्हें चुनाव मैदान में उतारेगी। बताया ये जा रहा है कि बचे बगावत करने वाले 4 विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, यानी होल्ड पर रखा है। तो क्या इनकी सपा में वापसी होगी या फिर समाजवादी पार्टी PDA फॉर्मूले की वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है या और कोई वजह है। फिलहाल तो भाजपा की तरफ से इन तीनों विधायकों पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इन तीनों नेताओं पर जो निर्णय होगा वो राष्ट्रीय स्तर से होकर आएगा। अब रही बात इनके भविष्य की, तो इसका जवाब भी साफ है कि भाजपा इन नेताओं के लिए कुछ ज़रूर बड़ा सोच सकती है, क्योंकि इससे प्रदेश की और नेताओं के मन में ये संकेत ज़रूर जाएगा कि भाजपा में आने से फ़ायदा होता है और भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी कि जो दूसरी पार्टियों से, दूसरे दलों से उनके साथ आ रहे हैं वो किसी नुकसान में जाएं और मन मसोसते रह जाएं। हालांकि कई जानकारों का ये भी कहना है कि भाजपा के लिए ये फैसला काफ़ी कठिन होने वाला है, क्योंकि इससे भाजपा पर पार्टी तोड़ने का जो सवाल उठता है वो लोगों को सच लगने लगेगा। इसके अलावा भाजपा के जो बड़े दिग्गज हैं, जो कई सालों से भाजपा में शामिल हैं, उनको उनकी जगह भी मारी जाएगी। तो BJP के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि ये 3 विधायकों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाए।
आज खबर प्रधान शो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।